वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वैक्सीन का पहला बैच है उसकी आमद और मुल्क भर के अंदर जो प्लानिंग हो रही है वैक्सीन को लगाने के हवाले से। चीनी कंपनी साइनोफार्म की जो तैयार करदा वैक्सीन है वो उसके 5 लाख डोजेज़ जो हैं उसका पहला बैच जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक खसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचा। अब जो चाइनीज़ हुकूमत है उसकी तरफ से ये पाकिस्तान को बतौर तोहफ़ा दिया गया है ये बैच। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब के मुताबिक मुल्क भर के अंदर सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो है यानी कि तिब्बी अमला, इसको ये बैच से वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी तादाद 5 लाख है, जबकि दूसरे जो मरहले के अंदर 65 साल और उससे ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। जो नंबर्स हैं जो हुकूमत की तरफ से सामने आए हैं उनके मुताबिक अब तक मुल्क भर के अंदर 4 लाख से के करीब जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और जैसे ही पहला बैच जो वो तैयार होगा उसके बाद आइंदा चंद रोज़ के अंदर वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने पहले ही चाइनीज़ वैक्सीन की जो 11 लाख डोजेज़ हैं उनको प्री बुक करवा लिया था और हुकूमत इस साल जून के अंदर इसके अलावा जो एक ग्लोबल कंसोर्शियम है कोवैक्स, उससे भी 1 करोड़ 70 लाख डोजेज़ जो है वो फराहम कर दी जाएंगी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, ये वो वाली होगी जो कोवैक्स के थ्रू पाकिस्तान को मिलेगी। ताहम पाकिस्तान में वैक्सीन की आमद के साथ अब उसकी स्टोरेज जो है उसकी सूबों को तरसील और इसी हवाले से जो उसकी एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए बाकी सर्कमस्टांसेस हैं उनका जो चैलेंज है वो अभी बाकी है। किस तरह इतनी बड़ी आबादी को एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ज़रिए ये लगाई जाएगी वैक्सीन, ये इसके अंदर भी बहुत से प्लानिंग के चैलेंजेस भी होंगे। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो टाइफॉइड वैक्सीन है उसका भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इन तमाम चैलेंजेस के हवाले से हुकूमत की क्या मनसूबा बंदी है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। ये वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सेहत हैं। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब मुबारक हो। एक तो वैक्सीन पहुंची, आर यू मोर रिलैक्स्ड नाउ? I am. For how long? That's the question, I suppose. Challenges every day. डॉक्टर साहब बताएं कि बीच में लग रहा था कि कुछ डिले हो जाएगी इवन दिस फर्स्ट बैच की, पहले आप लोगों की तरफ से अनाउंसमेंट आई, उसके बाद फिर एकदम खामोशी आ गई। एंड ऑफ कोर्स जब भी खामोशी होती है र्यूमर्स फिल द थिंग कि वो चाइनीज़ हुकूमत ने भी शायद इनकार कर दिया है देने से या वहाँ से भी नहीं मिल रही और बड़ी कन्फ्यूजन। व्हाई डिड दैट हैपन कि आप लोगों के पहले अनाउंसमेंट आई और फिर खामोशी छा गई जिसकी वजह से बहुत वो र्यूमर्स बीच में आ गए? आपने ऑफलाइन मुझसे सवाल पूछा था और मैंने आपको कहा था कि those who talk don't know and those who know don't talk. Yes, I remember that. तो अहम चीज़ ये होती है कि जब ज़रा क्रूशल सी नेगोशिएशन चल रही हो तो उसको बहुत पब्लिक स्फीयर में करना आपकी नेगोशिएशन को ख़राब कर देता है। तो उस वक्त हम उसमें थे कि हम क्लियरली एक कमिटमेंट ले लें और फिर हम उसको अनाउंस करें। कबल अज़ वक्त अनाउंस करने से आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है और जिसे कहते हैं अच्छी भी नहीं वो बात। तो हमने जो इनिशियल अनाउंसमेंट थी उसका ताल्लुक हुकूमत की एलोकेशन से था, उसका हुकूमत की इंटेंशन से था। फिर जब आप मैन्युफैक्चरर से सप्लायर से बात करना शुरू होते हैं फिर टाइमलाइन आपको देखनी पड़ती। दूसरा, हमें बहुत शिद्दत से एक और चीज़ का एहसास था कि ये सिर्फ एक सोर्स से नहीं होगी, एक से ज़्यादा सोर्सेज से हैं जो आपस में डिसकनेक्टेड हैं। अब हमने इनको सीक्वेंस करना था कि ये ना हो कि एक वक्त पे बहुत सारी हम ले लें जो हम इस्तेमाल ठीक ना कर पाएँ, वो ख़राब हो। और तो इस सारे मरहले में थोड़ी सी खामोशी थी, लेकिन शुक्र है वो जो एफर्ट्स थी, सारी जो मेहनत की गई, जो तैयारी की गई, रेडीनेस की गई, उसका ये नतीजा हुआ कि जो कोवैक्स है उन्होंने हमें अच्छी और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़रा बेहतर टाइम फ्रेम में डोजेस दी हैं। और साइनोफार्म तो ज़ाहिर चीनी हुकूमत ने जो है अपनी पुरानी दोस्ती का साथ निभाया और वो हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके इस जेस्चर के। डॉक्टर साहब अब ये बताइएगा क्योंकि चाइनीज़ वैक्सीन्स भी 2-3 हैं मार्केट के अंदर जिनका बहुत जिक्र हो रहा था, हमारे यहाँ ट्रायल्स भी चल रहे थे। एक वो है जो यूएई के अंदर इस्तेमाल हो रही है। सो प्लीज़ टेल अस एग्जैक्टली हम कौन सी इस वक्त जो प्रोक्योर की है एंड आगे अगर क्या हम और देख रहे हैं द वेरियस वैक्सीन्स। अच्छा, इस वक्त जो आ चुकी है ये वो साइनोफार्म है। साइनोफार्म वो वैक्सीन है जो कि यूएई में इस्तेमाल हुई है और चीन में भी इस्तेमाल हुई। चीन में बल्कि जो सबसे पहली वैक्सीन जो उन्होंने खुद अपने मुल्क में जिसको ऑथराइजेशन दी वो यही वैक्सीन थी। इसकी जो 5 लाख डोजेज़ ये आ गई। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं जिसका नाम कैंसिनो है।
उसके ट्रायल्स तकरीबन मुकम्मल हैं और उसके इब्तदाई रिज़ल्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए और उसकी सेफ्टी के अच्छे नताइज दिखते हैं, लेकिन एफिकेसी के नताइज अभी सामने आने हैं, यानी अफादियत के। और जब वो सामने आएंगे तो फिर हम फैसला कर पाएंगे कि ये अगर अच्छे हैं नताइज तो इंशाल्लाह उसको भी हम बुक कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि जो कोवैक्स है उसमें उनके पास जो मॉनेटरी कमिटमेंट्स थी वो भी थी, उन्होंने सप्लाई लाइन भी देखी, उन्होंने ये भी देखा कि कौन से मुल्क हैं जो बड़े हैं जिनको ज़रूरत है, लेकिन बहुत अहम ये था कि उन्होंने मुल्कों की जो प्रिपेयर्डनेस थी, तैयारी थी, उसको भी देखा कि कौन कितनी डोजेज़ लेने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना तैयार है। तो इसके एनालिसिस के बाद उन्होंने हमें ये 17 मिलियन वाली जो खबर सुनाई और जो मैंने फिर उस दिन अनाउंस भी की, तो उसमें तकरीबन 6 से 8 मिलियन जो हैं वो पहले से माही में आ जाएंगी, बल्कि उनके ख़त में तो लिखा है कि इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो फरवरी में शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स फॉर पाकिस्तान और ओवरऑल? जी, पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो पहली ऑब्वियसली चाइना से वैक्सीन आई है वो तो इतनी डोजेज हैं कि हेल्थ लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेंगी, बट 4 लाख ने तो रजिस्टर किया है। आपके एस्टिमेट्स कितने हैं कि आप लोगों ने? नंबर है जी सब, ये फ्रंट लाइन है, इसके अलावा दीगर लोग हैं, सो ये जब सब लोगों को मिला लें तो तकरीबन ये मिलियन के करीब लोग बन जाते हैं। These are just the health केयर वर्कर्स, एग्जैक्टली। तो अब शुरू तो हम वहाँ से करेंगे जो फ्रंट लाइन है, बल्कि एक बड़ा अच्छा इस वक्त एक और फर्दर है कि फ्रंट लाइन में भी आप बिस्मिल्लाह कहाँ से करेंगे। तो हमारी सूबों से इस मामले में गुफ्तगू भी हुई है, तमाम हेल्थ मिनिस्टर से, और सब एग्रीड हैं कि वो शहर जहाँ बीमारी का जोर रहा है और वो इदारे जिन पे सबसे ज़्यादा कोविड का बोझ रहा है, सबसे पहले हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क है उन हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज दूसरे अस्पतालों में जाएं। सो बेसिकली वी विल सी कि बड़े शहरों के अंदर जैसे लाहौर है, कराची है, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, ये तमाम जगहें जहाँ बीमारी का जोर रहा है और अभी भी है। एंड दिस इज गोइंग टू बिगिन दिस वीक? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एस्ट्राजेनेका विल बी द नेक्स्ट, जो आपने प्री ऑर्डर की है चीन से वैक्सीन, क्या वो पहले पहुंच जाएगी या एस्ट्राजेनेका की डोजेस पाकिस्तान में पहले आएगी? मुझे लग रहा है कि शायद एस्ट्राजेनेका जो है वो पहले अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, और उस पर तनकीद ये हो रही है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोगों ने ये कहा है कि एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है जिसमें ऑब्वियसली जो 65 साल से उम्र के लोग हैं वो अभी तक ऑनलाइन हुआ नहीं है, उस पे लोग कॉल कर रहे हैं, बट वो हुआ ये है कि जोशे खिताबत तो नहीं है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट कह लें, जो उसकी एंटिसिपेशन है, उसमें हुआ ये कि लोग कुछ ये गलत समझ गए। वो न्यूज़ रिपोर्टिंग कुछ इस तरह से हुई कि ऐसे लगा कि वो जो सिस्टम बना लिया गया है एज इफ वो ऑन कर दिया गया, रेडी पड़ा है, हमने उसको ऑन नहीं किया। क्यों? जब वैक्सीन पीछे अवेलेबल होगी आम आवाम को लगाने के लिए तो उसको ऑन करने का तुक है ना। आज हम किसी को कहेंगे भाई आप इस पे 1166 पे भेजो, तो और अभी बुकिंग की डेट आपको पता नहीं है, तो उसमें तो फ्रस्ट्रेशन और एक बदनज़मी होगी। वो उसको हम उस दिन ऑन करेंगे जब हमें तरसील हो चुकी होगी, फराहमी हो चुकी होगी ऑफ द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो हम 65 से ऊपर की पॉपुलेशन से, जैसे जनरल पब्लिक का शुरू करना। तो वो बिल्कुल रेडी है, सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से होगा, रेडी है, एक्सेप्ट कि उसको ऑन नहीं किया गया जान के, क्योंकि दवा होगी। अब उस पर अगर आप मैसेज भेजें तो आपको वो कहता है कि ये अभी सिस्टम जो है तैयार नहीं है। सही है, सो वो सिर्फ वो थोड़ी कम्युनिकेशन की कुछ उसमें गैप है। सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं वैक्सीन के हवाले से। डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑब्वियसली बहुत से कंसर्न्स हैं लोगों के कि आप लोग जो स्टोरेज चेन है उसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। दिस इज़ नॉट फाइजर ऑफ कोर्स, जो भी वैक्सीन आ रही हैं इनकी तो नॉर्मल स्टोरेज है, बट फिर भी बहुत लोगों को इस हवाले से खदशात हैं कि आप मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं वैक्सीन जब तक लगती है वो ठीक भी होगी कि नहीं। बिल्कुल ठीक होगी। वैसे जस्ट एज अ साइड, हम कई दफ़ा अपनी कैपेबिलिटीज़ को सही नहीं समझ पाते। इवन फाइज़र को एक लिमिटेड सप्लाई में हैंडल करने की क्या काबिलियत मुल्क के अंदर मौजूद है और हमने थोड़ी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन लेट्स कम बैक टू द नॉर्मल हैंडलिंग। देखिए, उसमें हमें रेडीनेस करनी थी। हमने उसका पूरा सिस्टम देखा, एनालाइज़ किया। जो हमारा EPI सिस्टम है उसको एनालाइज़ किया गया कि उसमें
कोई गैप तो नहीं, सो वी आर रेडी। ये जो इसकी कोल्ड चेन है विल बी एडिक्वेटली मेंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चैलेंज है वो इसको सेफ रखने का इतना नहीं है जितना इसकी एक्विटेबल और डिसिप्लिन और बग़ैर किसी भगदड़ के जो डिप्लॉयमेंट है ना, ख़ास तौर पे शुरू के दिनों में। बाद में रूटीन बन जाएगी, शुरू में थोड़े से ज़रा आपको पता चीज़। आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क दैट बिकॉज़ आई रिमेंबर पिछली दफ़े जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि जैसे बिस्प का सिस्टम होता है उसी तरह हम लगाएंगे। तो बिस्प के तो जो सीन्स हम टीवी पे देखते हैं वो काफ़ी खौफनाक होते हैं कई दफ़े। उसमें देखें, चूंकि वो तो आप यूर कवरिंग, उनका चैलेंज क्या होता है? उनका चैलेंज ये होता है कि उन्होंने बहुत सारी पैसे देने होते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। हम तो इसको बतदरीज कर रहे हैं, सो इसलिए ये डेफिनेटली सिस्टम, टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल होगी, लेकिन हमें थोड़ी सी इसमें एक एडवांटेज है कि इट इज़ डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन देखें, अगर आप किसी भी लार्ज डिप्लॉयमेंट को देखें तो उस हिसाब से उनका सिस्टम भी बहुत जिसे कहते हैं ना सैवी चलता है और उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। तो दो तरीके हैं, एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स की है, उसमें तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी डिप्लॉयमेंट विल बी अप टू द प्रोविंसेस बेस्ड ऑन हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स एंड हाई रिस्क, और वो तो अस्पतालों के अंदर होगी। दूसरी जो चीज़ है, नहीं उसमें भी उनके पास चॉइस है, दे कैन डू इट इन वैक्सीनेशन सेंटर्स और दे कैन चूज टू हैव अ हॉस्पिटल एज अ वैक्सीनेशन सेंटर, वो थोड़ी सी ऑप्शन उनके पास है। जो जनरल पब्लिक के लिए है उसके लिए आपको कोई सिस्टम चाहिए ताकि लोग सब इकट्ठे ना पहुंच जाएं। तो हम नादरा के डेटाबेस के हिसाब से चलेंगे, एज के हिसाब से आप बतदरीज नीचे आएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपको पता होगा कि आपने किस दिन किस वैक्सीनेशन सेंटर में किस वक्त जाना है ताकि आपकी वैक्सीन तैयार हो। अच्छा, एंड डॉक्टर साहब ऑब्वियसली अगेन क्योंकि जो साइनोफार्म है वो तो अभी इतनी आई है कि हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, एस्ट्राजेनेका यू से कि वो अगली पहुंचेगी, बट एस्ट्राजेनेका के बारे में तो सर ये कहते हैं कि 65 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं उनको ना लगाएं, ये वार्निंग है। आप कहते हैं कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स के बाद जिन लोगों को लगेगी वो लोग हैं जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। देखिए, ये एज या एक्सक्यूज मी थोड़ी सी ज़्यादा एज के ऊपर ना जो डेटा होता है वो थोड़ा स्केर्स होता है। क्यों? जब भी वैक्सीन डिप्लॉय होती है ज़्यादातर यंगर लोग उसको करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा ज़्यादा बेहतर हद तक मौजूद होती है फॉर मिडिल ईयर्स और यंगर ईयर्स। ओल्डर पॉपुलेशन इतना पार्टिसिपेट नहीं किया होता, तो कई दफ़ा डेटा चूँकि स्केर्स होता है तो लोगों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता वैक्सीन के बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन की हमारे यहाँ जो अप्रूवल हुई है उसमें अपर एज लिमिट कोई नहीं लगाई गई। But why is that? Because there was our experts were satisfied with the amount of data that was there, and there are many other places जिन्होंने इस पे रुकावट नहीं डाली। तो ये रुकावट कहाँ है फिर? सिर्फ यूके में है? ये देखें, यूरोप के अंदर थोड़ी सी वो बहस चल पड़ी है, उसके अंदर नहीं जाते। लेकिन इनफैक्ट आई वुड से कि जो साइनोफार्म है उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो उसकी अप्रूवल है उसकी जो लिमिट इस वक्त है 60 है। सो उसमें हमें 65 से ऊपर वाली जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हमें प्रॉबेबली एस्ट्राजेनेका को ही हम यूज़ करेंगे। एंड यू थिंक कि उसमें कोई डर की बात नहीं है? डर की बात नहीं है। देखिए, आमतौर पे मसला ज़्यादा एफिकेसी का होता है, डर तो अपनी जगह एक वो एलिमेंट है ना, लेकिन आपने ये भी देखना होता है कि जैसे जैसे हम ओल्डर होते हैं हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, तो क्या वो उतना अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है वैक्सीन को इम्यूनिटी क्रिएट करने में कि नहीं। तो इसका कई दफ़ा ताल्लुक जो है उसका ज़्यादा जो फियर होता है ना, ये जो ज़्यादा जो क्या कहते हैं कंसर्न होती है, उसका ताल्लुक होता है विद समवट लोअर्ड एफिकेसी रादर देन एनीथिंग एल्स। And Dr. Sab, again, we've asked you this question before also, but now that the vaccine is here, it needs to be asked again. लोग अभी भी जो है उनके दिमाग में बहुत शक्को शकूक है कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं। यू नो, एलर्जिक रिएक्शंस के हवाले से भी बात आती है, फिर ये भी होती है कि जल्दी तैयार की गई है, मालूम नहीं कि यू नो सही है कि नहीं, ये नो लगवा लो, 6 महीने बाद पता चले कि इसके तो बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दैट? खुलासा पहले बता दूं, बिल्कुल लगवानी चाहिए। अब बात करते हैं क्यों। जरा ऊंची आवाज में बिल्कुल लगवानी चाहिए। मैं किसी को मजाक कर रहा था, मैंने कहा मैं मेरे वालिदैन जो हैं एल्डरली हैं, तो जब उनकी बारी आएगी तो बिल्कुल मैं शायद इन पब्लिक उनको लगाऊं ताकि लोगों को तसल्ली हो। नो बिकॉज़ माय मदर इज वेरी वेरी ऑफ इट। अभी मैं उनको कहती हूँ तो वो कहती हूँ अभी देख लेते हैं। तो वो अच्छा, पहले इस पे आते हैं जल्दी। देखिए, जिस टेक्नोलॉजीज़ जो तरीक़ाकार आज मौजूद हैं इन वैक्सीन्स को डेवलप करने के, टेस्ट करने के, टेस्टिंग की कैपेबिलिटीज़ थी, हुकूमतों ने पैसे डाले, तो ये जो साइकिल है जल्दी हुआ। अब एक आम बीमारी हो जिसकी वैक्सीन डेवलप करनी हो, कोई एक कंपनी सोचेगी इसमें इन्वेस्ट करें, पैसे ना करें, यानी वो जो स्पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती जो इस वक्त थी। ज़रूरत थी
फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल नहीं था। फाइनेंशियल रिस्क हुकूमतों ने, बड़ी मुल्कों की हुकूमतों ने अरबों डॉलर रख दिए कि भाई चलो बनाओ, और हम उन्होंने प्री ऑर्डर भी कर दिया। यानी ये तसल्ली दे दी कि भाई देखें। और ये हमारे लिए भी लेसन है कि जब आपने दलेर फैसला करना होता है तो फिर ऐसे करना पड़ता है। ये हम इस परेशानी में नहीं रह सकते। तो खैर उन्होंने ये किया और उसका जो है फ़ायदा और समर सारी दुनिया उठाएगी, तो ये अच्छा हुआ। तो इसमें ये नहीं है कि उसमें कुछ शॉडी वर्क हुआ है। साइंसदानों ने बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को देखा है, सारा डेटा को एनालाइज किया, और जहाँ कहीं एफिकेसी ऊपर नीचे हुई है वो सामने रख दी है। एक वैक्सीन थी, आपने सुना उसका जिक्र, जहाँ उन्होंने कहा जी 50% उसकी एफिकेसी एक मुल्क में, वो भी सामने आ गया। उसकी एफिकेसी कम जो थी डिजीज़ के स्प्रेड में थी, लेकिन सख्त बीमारी के लिए वो भी इफेक्टिव साबित थी। तो सारी वैक्सीन्स की इंफॉर्मेशन अब हमारे सामने, और कुछ और सामने आ जाएगी। तो मैं बिला तवक्कुफ ये कह सकता हूँ कि फॉर श्योर आपको जो वैक्सीन अवेलेबल होती है उसको ज़रूर लगवाइए। आपकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छी है, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अपने घर वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी है। एंड डॉक्टर साहब, फिर जो एलर्जिक रिएक्शन की लोग बात करते हैं, आज शायद डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी कोई इसी तरह का एक वो मैसेज चल रहा था बहुत, वो लोग उस पर बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा लोग अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएंगे। सो उससे भी लोगों को लगा कि मेरे ख्याल से वो बात क्लियरली शायद लोग समझ नहीं पाए या उस तरह से आर्टिकुलेट नहीं हुई। कहने का मकसद ये है कि ज़बरदस्ती, ये वॉलंटरी होगी। किसी को आप किसी भी बीमारी में, किसी वैक्सीन में आप किसी को खींच के बाजू में सुई तो नहीं खबो सकते, तो इजाज़त लेके ही लगाई जाती। लेकिन इतना कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए अगर हमें ऑफ़र हो, और कोई ख़ास परेशानी इसमें है ही नहीं। लाखों, सैकड़ों, हज़ारों लोगों के ऊपर ये टेस्ट हुई हैं, दुनिया जहान लगवा रही है, तो हमें ज़रूर लगवानी चाहिए। जहाँ टीका लगता है थोड़ी सी वहाँ सोरनेस कई दफ़ा होती है, वो नॉर्मल किसी भी वैक्सीन के बाद हो जाती है। एक आध दिन हल्का फुल्का अगर आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ज़्यादा बेहतर फ़ायदे के लिए ये ज़रूर बर्दाश्त करने के काबिल है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। बट एज आई सेड कि मैं बार बार पूछ रही हूँ, बिकॉज शुरू में जब ये डिप्लॉय हुई थी यूएस में और यूके में, तो वो कुछ कह रहे थे कि जिन लोगों को अगर एलर्जीज़ हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बात होती है, पीपल हैव एलर्जीज, तो उनको एहतियात बरतनी चाहिए। आई मीन, शुड दे स्टे अवे फ्रॉम द वैक्सीन? इज देयर अ वे टू फाइंड आउट कि आपकी जो एलर्जीज हैं उनका वैक्सीन से कोई ताल्लुक है या कोई रिएक्शन हो सकता है? देखिए, ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेट एक तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जो मना जिसके लिए की गई, कि अक्सर वैक्सीन का कहा गया कि भाई 18 साल से कम उम्र पे मत लगाएं, उस पर डेटा कम है या तसव्वुर किया जाता है कि फ़िलहाल उधर लगाने की ज़रूरत नहीं। एक बात, प्रेग्नेंट ख़वातीन को मना किया गया कि वो ना लगाएं। इसके अलावा बाय एंड लार्ज कोई ऐसी इसके ऊपर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। ना ये कोई लाइव वायरस वाली वैक्सीन है कि जिसमें आपने वो इम्यूनिटी का कोई चक्कर होता है। तो ज़्यादातर जितनी है, हालांकि थोड़ी थोड़ी फ़र्क टेक्नोलॉजी से बनी है, इनकी कोई ऐसी ममानियत सामने नहीं आई। मेरा तो ख्याल है कि इसका उमूमी मैसेज एक ही है कि अगर आपको वैक्सीन दस्तयाब हो रही है, आप उस एज ग्रुप में हैं या आप उस प्रोफेशन में हैं, तो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, उनकी खातिर इसको लगवाएं, और ये बेहतरी इसमें हमारे माशरे के लिए आएगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम फैसल सुल्तान साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से। जी डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली एक और जो सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कब अवेलेबल होगी, बिकॉज ऑब्वियसली हुकूमत जितनी भी डोजेज मंगवाएगी, खदशा ये है कि दे विल स्टिल नॉट बी इनफ, क्योंकि ऑब्वियसली हम इट्स अ लार्ज कंट्री। वैसे अंदाज़न अगेन डॉक्टर साहब ये भी साथ में बताइएगा कि आपने नंबर्स वर्कआउट किए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं कि 18 से कम उम्र के लोगों को तो लगेगी नहीं, एंड वी हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन, तो इनॉक्यूलेशन होनी कितनी बड़ी तादाद की है? अगर आप जो 18 से ऊपर की तादाद लिखें तो वो तकरीबन 100 मिलियन लोग हैं। दैट्स इट। आपकी एज यू सेड हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन तो यंग है। उसमें भी आप किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 100% नहीं रीच कर सकते, नहीं करते। अब आप 70% भी रीच कर लें तो वो बहुत एडिक्वेट है, बल्कि मैं समझता हूँ इससे भी कम तादाद जो है वो हमारे माशरे में जनरल प्रोटेक्शन क्रिएट कर देगी। तो एक तो वो, जहाँ तक रहा प्राइवेट सेक्टर का, हमने बिल्कुल उसको ना रोका और हमने बल्कि फैसिलिटेट किया, हमें कोई एतराज़ नहीं।
اس وقت دو چیزیں، ایک تو یہ کہ گلوبل سپلائی اتنی نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکے. اتنے بڑے بڑے ملک ڈھیر ساری ویکسینز خرید رہے ہیں، تو چھوٹا سا پرائیویٹ امپورٹر جو ہے یا پرووائڈر وہ کتنی خرید لے گا، اس کی رسائی جو ہے مشکل ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں پرائیویٹ والا لائن بھی. When do you think this will change؟ کہ مطلب کہ یہ جو پری آرڈرز ہیں حکومتوں کے یا جو منوپلی ہے ان کی اس وقت، یہ کب تک آپ کے خیال میں اس میں تبدیلی آئے گی؟ میرا خیال ہے یہ جی یہ ابھی میرا خیال ہے کہ فروری مارچ تو گزرے گا اس میں. بٹ یو تھنک کہ گرمیوں تک؟ میرا خیال ہے اس وقت تک تھوڑی سپلائی میرے خیال سے زیادہ اسٹیبلائز ہو چکی ہوگی، اور جو انیشل ڈیمانڈ ہے وہ استعمال ہونی شروع ہو چکی ہوگی. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی ملکوں میں جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا اس کے مطابق اپ ٹیک نہیں ہوئی. امریکہ میں کئی جگہوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سرٹن ایج رینج والے نہیں کر رہے تو پھر وہ نیچے لسٹ میں فردر نیچے چلے گئے. یہ ساری ڈائنامکس ہیں اس میں، ایکسیپٹنس، ویکسین کی ہیزیٹنسی جیسے آپ نے بتایا، یہ سارے فیکٹرز ہو کے ہی آگے پتہ چلے گا. اس کو پریڈکٹ کرنا اتنا آسان نہیں. Do you think the vaccination program will prevent a third wave worldwide؟ مطلب کہ ہم دوسری لہر تو دنیا میں دیکھ چکے ہیں، تیسری لہر کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے، یا یو تھنک اس سے پہلے ہم مطلب کہ دنیا بھر میں پینڈیمک ختم ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جی جو وائڈ اسپریڈ ویکسینیشن ہے اس سے کم از کم جو اگلی لہر ہے جس کی جتنا کاؤنٹ بن رہا ہے دوسری یا تیسری یا اس سے زیادہ، اس میں سلوئنگ ہوگی، ویو کا سائز چھوٹا ہوگا، گیپس بڑھیں گے، اور اس پینڈیمک کو ختم کرنے میں ڈیفینیٹلی ویکسینیشن اپنا کردار ادا کرے گی. لیکن ساتھ پھر کہتا چلوں، یہ ماسک میں نے رکھا ہوا تھا جیب میں، دور میں آپ سے بیٹھا ہوں اس لیے میں نے نہیں پہنا، لیکن بہت اہم بات ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اگر ویکسین ہو گئی تو بس پھر ہم اس سے چھٹکارا کر لیں گے. ماسک کسی حد تک ایک ویکسین کی طرح کا پروٹیکٹر ہے، اور جب تک یہ مکمل بات ختم نہیں ہو جاتی، واقعی ہم اس سچویشن میں نہیں آ سکتے جو ہم سوا سال پہلے تھے، تب تک جو احتیاطی تدابیر ہیں، ماسکس ہیں، ڈسٹنس ہے، اس کا ہمیں استعمال کرتے رہنا. بٹ ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیر از نو گوئنگ بیک ٹو، وہ تو نارمل پھر کبھی آئے گا ہی نہیں، یہ بھی تو لوگ بات کرتے ہیں. میرا خیال آ جائے گا. اچھا، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن آ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹائیفائڈ کی بھی آپ کی ویکسینیشن کا پروگرام شروع ہو رہا ہے. وہ اتنی کنفیوژن کے اندر، جب ہم ایک طرف ہماری پولیو ویکسینیشن کا بھی چیلنج ابھی رہتا ہے، پھر ساتھ کے اندر اب کرونا بھی شروع ہو گیا، تو یہ کیا آپ کو ضرورت پڑی کہ اس پہ بھی آپ نے؟ ٹائیفائڈ جی ایک بیکٹیریل النس ہے، یہ تو وائرل النس ہے نا جو کووڈ ہے، یہ بیکٹیریا کی النس ہے، اور پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں اس کی خاصی انسیڈنس ہے. اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کے خلاف دوائیں کارآمد ہوا کرتی تھیں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ ایک ڈبل چیلنج آ گیا، یعنی بیماری ڈھیر ساری موجود ہے اور اوپر سے اس کے خلاف جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ اتنی کارآمد نہیں رہیں. تو یہ ایک ڈبل چیلنج تھا، اور اس میں کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، ڈیتھس بھی ہوتی ہیں، اور چونکہ اس میں یوزلی ینگر لوگوں پہ جو کمپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم نے ٹارگٹ کیا اس زیادہ افیکٹو ویکسین کو. یہ کانجوگیٹ ویکسین ہے. چیلنج تو ملٹیپل ہیں جی. کئی دفعہ اس چیز کا انتظار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو تو پھر اگلا کریں گے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اب پتہ نہیں بیک ٹو اولڈ نارمل کب آتا ہے، تو اگر اس انتظار میں ہم رہے تو شاید نقصان ہو. تو اسی لیے اس کیمپین کو شروع کیا گیا. سندھ میں یہ پہلے ہی ہو چکی تھی، باقی جگہوں میں اب دوبارہ سے سارے ملک میں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری کیمپین تھی اور اس سے فائدہ ہوگا. جب 2 سال پہلے جب حیدرآباد سے یہ سب سے پہلے وہ اٹھی تو اس کی جو ریزسٹنس پیٹرن ہم نے دیکھا وہ قابل تشویش تھا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ویکسین ہے اور کرونا کے حوالے سے اس دفعہ نمبرز میں پہلی ویو سے کیا آپ کو فرق نظر آیا ہے کوئی؟ اور دوسرا ساتھ میں ویری امپورٹنٹ کویسچن، اسکولز دوبارہ کھل رہے ہیں، از دیر اے چانس کہ اگر نمبرز بہت زیادہ بڑھے، کیونکہ ہمارے ہاں آبویسلی باقی دنیا سے ذرا تھوڑی دیر سے ویکسینیشن شروع ہوئی ہے، تو آپ ان کو دوبارہ بند کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ پہلی ویو اوپر گئی، نیچے آئی، پھر سیٹل کی، پھر ہم نے کچھ گیپ دینے کے بعد دیکھا اسکول بھی کھلے، اس کے کچھ گیپ کے بعد پھر دوسری ویو آئی، بلکہ وہ نیچے آنی شروع ہوئی، اور پھر دوسری ویو میں بھی ایک تھوڑا سا پاز آیا، وہ تھوڑا سا کچھ عرصہ اسٹیبل سی ہوئی، ایک آدھ تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی، پھر نیچے گئی. بٹ اتنی نیچے نہیں گئی جتنی پہلی ویو. جی سو پہلی ویو یوں کر کے اوپر اور یوں کر کے نیچے، اور یہ تھوڑی ذرا سلوور ہے. اس کا تعلق موسم سے بھی ہو سکتا ہے. سرد موسم میں ہم کلوزڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، کھڑکیاں دروازے بند ہوتے ہیں،
हीटिंग होती है, ज़रा टाइट एनवायरनमेंट होती है, ट्रांसमिशन का खदशा ज़्यादा। लॉकडाउन भी कम था इस दफ़े? लॉकडाउन भी उस तरह से नहीं था बिल्कुल। और उसके अलावा लेकिन बहरहाल एक्शन किया गया, स्कूलों को कहा, रेस्टोरेंट्स की इंडोर डाइनिंग बंद की गई। ये देखें, ये सारे दीज आर इकोनॉमिक लॉसेज इन इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बड़े पेनफुल हैं, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी। शादी घर जो थे उन्होंने भी आई एम श्योर इस चीज़ में सफ़र किया। तो लेकिन इसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है वेव नीचे आई। अब बड़ा कैलकुलेट करके देख के स्कूल खोले गए, लेकिन हम बतदरीज लगातार इस पर नज़र रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि वो हमें दिन देखना पड़ेगा, हम किसी किस्म का क्लोजर करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये अब वेव नीचे ही जाएंगी। लेकिन फिर मास्क। बट डॉक्टर साहब, क्या जो स्कूल्स हैं उस हवाले से भी कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कोई ख्याल है? कुछ लोग कहते हैं, इस पे बात करते हैं, बिकॉज अगेन वही कि बच्चों को तो खतरा नहीं होता, बट इट्स द स्प्रेड इज यू नो बिकॉज इतनी बड़ी मूवमेंट है अक्रॉस द कंट्री। जी, पाकिस्तान में देखिए एज अ प्रोपोर्शन अगर हम अपनी कुल आबादी को देखें तो हमारे बच्चे जो हैं, चूँकि यंगर पॉपुलेशन और हमारी स्कूल गोइंग पॉपुलेशन अगर देखें तो एज अ प्रोपोर्शन वो हमारे मुल्क में किसी और वेस्टर्न मुल्क की निस्बत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। उस हिसाब से तो ये इजाफी रिस्क है। लेकिन जनरली बच्चों में उसकी कुछ साइंटिफिक वजूहात भी हैं कि क्या वजह है कि उनको खुद भी कदरे कम असर होता है, और जितना डेटा देखा गया छोटे बच्चे आमतौर पे नहीं फैलाते। अच्छा, हाँ, इस पे बड़ी बहस है, बड़ा आपको पता है, लेकिन जब आप इसको ऑन बैलेंस देखें तो आमतौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो कैरियर्स नहीं है, वो फैलाव का बायस नहीं बनते। अगर वो खुद कैरी भी कर रहे हैं तो फैलाव का बायस नहीं बनते। उसकी एनीवे वो एक डिटेल सी साइंटिफिक उसकी बैकग्राउंड्स भी हैं, रिसेप्टर्स का ताल्लुक है, मोटोवायरस का वगैरह। लेकिन ये है अब उनमें, लेकिन वैक्सीनेशन इस वक्त ग्लोबली रेकमेंड नहीं हुई। आपने देखा कि अमेरिका में एक पॉइंट के वो 16 साल और 18 के कट ऑफ पे भी अमेरिकन में वो पीडियाट्रिक स्टाफ होता है स्कूल में, वो है जी। एंड बिकॉज वो ये बात कि अगर वो यू नो दे आर इन टच विद द चिल्ड्रन, हो सकता है वो अपने घरों में लेके जा रहे हो, फिर बूढ़े लोगों को लग रहे हो, तो उनकी भी वैक्सीनेशन की कई दफ़े लोग बात करते हैं। उनकी वैक्सीनेशन वुड बी इम्पॉर्टेंट। आई थिंक कुछ सेक्टर्स को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब हम अगले मरहले में आते हैं तो एक तो अप्रोच ही हो सकती है कि आप सिंपली यू जस्ट गो बाय एज, मगर हो सकता है कि कुछ और पैरामीटर्स को भी देखने की ज़रूरत हो, तो वो हम देख रहे हैं हम। और ये इवॉल्विंग डेटा है, दुनिया का भी डेटा जो है सामने आ रहा है, उसके मुताबिक ही हम कुछ फैसला करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस उस वक्त क्या होती है। अभी इस बात में अभी 2-4 हफ्ते और हैं तो वाज़े हो जाएगा। We will in the next interview आप बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। We'll be back tomorrow at the same time.